वेलकम टू रमन आईएएस चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप लोग सेफ हैं, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बनाएंगे। मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई रिसेंटली बच्चों का कि सर एक वीडियो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। कुछ दिनों तक हमारी ऑनलाइन ही सेशन चलेंगे और आप एक काम कीजिए स्टूडेंट, देखिए एक पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए। जहाँ जहाँ आपको पॉइंट समझ आते हैं वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना चालू कीजिए। देखिए कुछ दिनों तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। कल ही पीएम ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन 4.0 भी चालू होने वाला है। चलिए, तो हम इन चीज़ों पे नेगेटिविटी पे बिल्कुल नहीं बात करेंगे, हम जल्दी से हमारा वीडियो बना लेते हैं। आज का जो वीडियो है वो है आपका बेस्ड है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। रिसेंटली कुछ दिनों से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिबेट में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि IMD इंडियन मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्टिंग करने वाला है। और वो वेदर फोरकास्टिंग किसका करने वाला है? दो एरिया का, गिलगित बलूचिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद, इसका वेदर फोरकास्टिंग करने वाला है, जो कि पीओके का एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है तो इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर हमें जानना है अच्छे से तो हमें ये भी जानना है कि इसके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। जब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जानते हैं तो हम जल्दी से एक और एक चीज जान लेंगे, इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, जिसे हम बोल सकते हैं आईआर की लैंग्वेज में जियो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस। जियो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस तक का हमने जान लिया तो फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जब स्टडी करते हैं, मेरा अपना मानना यह है कि जब तक अगर हम कोई भी टॉपिक के डिटेल में ना जाए, डेप्थ में ना जाए, तो पढ़ाई का मजा नहीं। ऑल्दो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट मेंस लिख चुके हैं और उनका ये कहना है कि 4 पॉइंट मुझे मिल जाए फटाफट मैं कॉपी करूँगा। खैर, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा अलग ही मजा रहेगा। तो हम इसका सिग्निफिकेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। अब जब सिग्निफिकेंस जान लिया तो इतनी चीज हमने जानी तो थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाते हैं। तो हम इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी का बोल सकते एक छोटा सा पार्ट है आपका फॉरेन पॉलिसी का, वो हम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो टोटलिटी हमारे पास में टॉपिक कितने हो गए, जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर न्यूज में क्यों है, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, चौथा इसका सिग्निफिकेंस और पांचवा चीज है आपका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे, फटाफट। ठीक है, चलिए। तो सेंटर पे हमने रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पहला पॉइंट को जल्दी से मैं पकड़ता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए सभी जन। देखिए, रिसेंटली 5 मई को एक न्यूज हमारे सामने आती है इंडियन मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। और मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेड है मिस्टर कुलदीप, उनका कहना है कि यानी कि 6 तारीख से लेकर अब लगातार ही हम इंडिया वेदर फोरकास्टिंग करेगा। वेदर फोरकास्टिंग किस किस का एरिया का? वो है आपका गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया, मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया, जो कि पार्ट है आपका किसका? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का। ये एक सर्टेन इंपॉर्टेंस बताता है
कि ये जो पीओके वाला एरिया है, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसे हम बोलते हैं IMD, इंटरनेशनल मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर इंटरनेशनल मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस एरिया का वेदर फोरकास्टिंग कर रही है, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इसमें एक इंडिकेशन दे रही है। इंडिकेशन ये दे रही है कि हमारा यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी प्लस सिक्योरिटी से हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और ये इंडिकेशन ये कर रहा है कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंटीग्रेटेड पॉलिसी को शो कर रहा है। इंटीग्रेशन पॉलिसी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इतनी चीज तो अभी तक समझ आ गई होगी कि जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, इंटरनेशनल मेपोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक फर्स्ट स्टेप है, वो शो ये कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार बोल चुकी है, भारत सरकार ने कई बार बोल चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल चुके हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने भी बोल चुका है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो पीओके के ऊपर बातचीत होगी। और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है 5 मई से लगातार दे रहा है, जो वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। ऑल इंडिया रेडियो चैनल प्लस डीडी न्यूज पे 5 तारीख के बाद 6 तारीख से, और लगातार आज भी आप अगर न्यूज खोलेंगे, न्यूज देखेंगे, तो आपको वेदर फोरकास्टिंग में गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया, मुजफ्फराबाद वाला एरिया जो कि पीओके वाला एरिया है, उस जगह का भी वेदर फोरकास्टिंग करेगा। तो एक क्या क्लियर कर रहा है आपको, इतना चीज तो समझ आ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और प्लस सिक्योरिटी, जो कि इंटीग्रल पार्ट है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंटीग्रेशन पॉलिसी। हमने जम्मू एंड कश्मीर का एब्रोगेशन कर दिया, आर्टिकल 370 का, उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको निरस्त कर दिया। अब सेकेंड जो चीज है वो कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की इंटीग्रेशन पॉलिसी। तो मैं मान के चलो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, इसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आजू बाजू ही पूरा घूम रहा है हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डिप्लोमेसी। तो हम अगर जल्दी से हिस्ट्री में एंटर करें और इसका भूभाग, ज्योग्राफी जान लें, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम जल्दी से क्या करते हैं, इतिहास के पन्नों में झांकने की कोशिश करते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या बोलती है, और फिर हम जल्दी से एंटर करेंगे ज्योग्राफी। एक चीज ध्यान रखें बच्चों, एक थोड़ा सा डायलेमा है कुछ बच्चों के बीच में कि मेरे जितने भी कंटेंट्स हैं यूपीएससी ओरिएंटेड होते हैं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं जो भी लेक्चर डेवलप करता हूँ, कंटेंट्स डेवलप करता हूँ, दोनों लोगों को, दोनों स्टूडेंट्स को टास्क में रख के करता हूँ। यूपीएससी के लिए भी वो फिजिबल है, प्लस मोर यूजेबल है आपका एमपीपीएससी के लिए। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। जल्दी जल्दी हम हिस्ट्री देख ले, तो हम जल्दी से एंटर करते हैं। आपको होपफुली न्यूज तो क्लियर होगी कि डिबेट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं इसके हिस्ट्री वाले पार्ट में। सेंटर पे हम रखते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और हिस्ट्री को मैं अपनी सुविधा के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंट, अगर गहराई से जानना है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, धैर्य बना के रखें। और
एक है जिसे बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद। तो मैं पहला पार्ट पकड़ू हिस्ट्री का, पहला में देख लेते कौन सा, प्री इंडिपेंडेंट। देखिए प्री इंडिपेंडेंट को भी हम अपनी सुविधा के लिए फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फेज हुआ 1830 से लेके 1840 के बीच में। सेकेंड फेज में और डेवलपमेंट हुए 1840 से लेके 41 के बीच में। थर्ड फेज जो था 1841 से लेके 1842 तक, और थर्ड फेज था 1845 से लेके 1846 तक का। तो हमारा 3 फेजेस यहां पे बन गए। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए। प्री इंडिपेंडेंट को भी मैंने फटाक से रिकलेक्ट कर लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंट को भी मैंने 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट फेज 1830 से 40 के बीच में, सेकेंड फेज 1840 से 41 के बीच में, थर्ड फेज 1841 से लेके 42 के बीच में, फोर्थ फेज में मैंने क्या दिया 1845 से लेके 46 के बीच में। जल्दी जल्दी हम एक एक फेजेस खोलते हैं और एक एक करके हम जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए फेजेस को थोड़ा रिकलेक्ट करके रखें, फेजेस मत भूलिए। एटीन 1830 में सिचुएशन ऐसी थी कि सिख एम्पायर, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह अपनी करना चाहते, एक्सट्रीमली सॉरी टर्म थोड़े से में से गलत हो गया। राजा रणजीत सिंह अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। राजा रणजीत सिंह ने क्या किया, उनकी नजर पड़ी जम्मू एंड कश्मीर पे। और टाइम कब का है, 1830 की मैं बात कर रहा हूं, 1830 वाला फेज में बात कर रहा हूं। राजा रणजीत सिंह ने एक सोल्जर, एक सिपाही जिसे हम बोलते हैं नीले आंख वाला लड़का, ब्लू आई बॉय से जाना जाता है, ब्लू आई बॉय सोल्जर, जो कि डोगरा कम्युनिटी का था, गुलाब सिंह को इंस्टॉल कर दिया जम्मू और कश्मीर में। एजेंडा बड़ी क्लियर है, सिख एम्पायर का एक्सपेंशन चल रहा है, राजा रणजीत सिंह, ठीक है। नजर पड़ती है जम्मू और कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में एक सोल्जर, नीले आंख वाला लड़का, ब्लू आई बॉय, जिसे हम बोलते हैं राजा गुलाब सिंह, उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली 1839 को राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे गुलाब सिंह ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, कहां पे, जम्मू और कश्मीर में। गुलाब सिंह की दिली चाह है, दिली इच्छा है कि वो भी राजा बने। कब तक सोल्जर बने रहे, वो भी राजा बने। तो सेकेंड फेज में 1840 से लेके 41 के बीच में राजा गुलाब सिंह, जो कि अभी तक सोल्जर का ही टाइटल था, राजा का टाइटल चाहिए, तो पहला टास्क तो ये है कि इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा डोगरा कम्युनिटी, डोगरा कम्युनिटी का पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस जगह पे, जम्मू कश्मीर। भाई राजा तब कहलाएगा ना जब प्रजा होगी, प्रजा के साथ में सल्तनत होगा। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना है किसको, गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह कौन, जो कि सोल्जर था, किसका, राजा रणजीत सिंह का। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, 1839 में। इनकी भी दिली इच्छा है कि अपना
एरिया अपने डायनेस्टी को स्टैब्लिश करे, अपने राज को स्टैब्लिश करे। पॉलिटिकल आइडेंटिटी पहला स्टेप है डोगरा कम्युनिटी को अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना। तो इन्हें फटाक से क्या किया, जो आपका गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया है उसको क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया किसने ऑक्युपाई कर दिया, वो ऑक्युपाई कर दिया गुलाब सिंह ने। क्यों ऑक्युपाई कर लिया, क्योंकि बिकॉज इनको अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना है। कहां पे स्टैब्लिश करना है, जम्मू और कश्मीर में। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 भी आपको मान के चलिए कि मैं क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी से एंटर करता हूं फेज 3। फेज 3 1841 से लेके 1842 के बीच में था और यहां पे दो चीजें हो रही थी। गुलाब सिंह को अपना ज्योग्राफिकल एरिया को बढ़ाना था, प्रजा के साथ में सल्तनत भी चाहिए। तो यहां पे बैटल होता है, बैटल ऑफ मानसरोवर, और जैसे ही बैटल होता है, बैटल के साथ में यहीं पे ही ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ शिशुल। और इसके अंडर में इनको और बड़ा एरिया मिल जाता है, लेह एंड लद्दाख का एरिया। आपको इतनी चीज कवर क्लियर हो चुकी होगी कि गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया गुलाब सिंह ने कब्जा कर चुके हैं। डोगरा कम्युनिटी के पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनना चालू हो चुकी है। बैटल ऑफ मानसरोवर हुआ, लेह लद्दाख वाला भी एरिया और मिल गया, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया। फोर्थ फेज जब आया, ये था 1845 से लेके 1846 के बीच में। आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा, सिख वर्सेस ब्रिटिश। और वो जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ तो इसी समय ही 1846 को ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। जैसे ही ट्रीटी होती है तो पंजाब और लाहौर का एरिया मर्ज हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। जम्मू एंड कश्मीर को 75 लाख रुपीस में राजा गुलाब सिंह को भेज दिया जाता है ब्रिटिश क्षेत्र। और ट्रीटी में तीन चीजें स्पष्ट कर दी गई ब्रिटिश के थ्रू, कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी उसमें तीन चीजें स्पष्ट की गई, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयरेंस और कम्युनिकेशन। वो तीन चीजें सरेंडर करेगा कौन, गुलाब सिंह। किसके सामने, ब्रिटिश के सामने, जिसको हम सरल तरीके से बोलते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई। इस पूरे फेजेस को अगर हम जोड़ के देखने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो आपको एक आउटकम निकल के आएगा, सामने दिखने का आएगा। देखिए थोड़ा अच्छे से समझिए। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 पॉलिटिकल, फेज 1 हम देखते हैं कि एक सोल्जर, जल्दी से रिकलेक्ट भी हो जाएगा अपना, रिकलेक्ट भी कर लेते हैं। सोल्जर, ब्लू आई बॉय गुलाब सिंह, वो इंस्टॉल हुआ जम्मू कश्मीर में। इसी बीच में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं गुलाब सिंह अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाते हैं फेज 2 में। गिलगित वाला एरिया को कब्जा कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करते हैं डोगरा कम्युनिटी का। जैसे ही डोगरा कम्युनिटी की आइडेंटिटी बनने लगती है, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में हम देखते हैं लेह लद्दाख मिल जाता है। फोर्थ फेज में मिलते हैं हम जम्मू कश्मीर 75 लाख में ब्रिटिश से ले लें अंडर ट्रीटी ऑफ व्हाट, दैट इज ट्रीटी ऑफ लाहौर। इन तीनों फेजेस को अगर हम जोड़ के देखने की कोशिश करें तो यहां पे आपको एक चित्र देखने को मिलेगा कि फर्स्ट फेज, फेज 1 में गिलगित वाला एरिया गुलाब सिंह को मिल गया।
सेकेंड फेज में लेह लद्दाख वाला एरिया भी गुलाब सिंह को मिल गया, उसका भी एक्सपेंशन हो गया। और थर्ड और फाइनल फेज में हम देखने की मिलते हैं, फोर्थ फेज में हम देखने को मिलता है, सेकेंड फेज ये गिलगित वाला एरिया, थर्ड फेज में लेह लद्दाख वाला एरिया, और फेज 4 में हम देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर का भी एरिया किसके अंडर में आ जाता है, गुलाब सिंह के। तो आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जो ये गुलाब सिंह इंटरकनेक्ट अगर आप करने की कोशिश करें, गुलाब सिंह, आगे हम देखेंगे इसी के बेटे हरी सिंह, तो पीओके वाला जो एरिया है कहीं ना कहीं हमारा ही पार्ट है। तो इतनी चीज मान के चलो क्लियर है। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। स्पीड में हम करेंगे जल्दी से। चलिए, तो मैं सेंटर में रखता हूं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्दी से, और बातचीत करूंगा किसके ऊपर, पोस्ट इंडिपेंडेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट को मैं अपनी सुविधा के लिए दो पार्ट में ले रहा हूं। अगेन इसको डिसेंट्रलाइज कर ले रहा हूं, बिफोर इंडिपेंडेंट, फिर आ जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंट। देखिए सिचुएशन, 15 अगस्त आप जानते हैं इंडिया आजाद हो जाता है, 14 अगस्त आप जानते हैं 1947 पाकिस्तान आजाद होता है। अब इतनी चीज तो लोगों को स्पष्ट हो गई, जितनी भी रियासत हैं इतनी चीज स्पष्ट हो गई कि जून 1947 को डिक्लेरेशन ये हो जाता है कि ब्रिटिश क्या है, वापस जा रहे हैं। और ब्रिटिश अगर वापस जा रहे हैं तो जितनी भी रियासत है उनको ये भी एक असमंजस था, एक चीज स्पष्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। लैप्स ऑफ व्हाट? लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। अब बड़ा प्रश्न आता है कि भाई ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी क्या है? थोड़ा हम कॉन्सेप्ट देख लीजिए, समझ लीजिए ये है प्रिंसली स्टेट्स जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इनने साइन किया ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी किसके साथ में? ब्रिटिश क्राउन जो कि ब्रिटेन में है, महारानी। इस ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की कुछ शर्तें हैं। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी में यह बोलता है कि ये जो प्रिंसली स्टेट है 3 सब्जेक्ट को सरेंडर करेगी। पहला है डिफेंस, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है एक्सटर्नल अफेयर। ये 3 चीजें सरेंडर करेगी किसके सामने? ब्रिटिश क्राउन के सामने। बाकी ये रियासत अपने आप में अंदर इंडिपेंडेंट रहेगी। ये अपनी सेना रख सकती है, ये अपने करेंसी चला सकती है, ये 3 सब्जेक्ट को बस सरेंडर कर देगी। तो ये है आपका ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। बट देखिए सिचुएशन कैसी है, जून 1947 में ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी खत्म होने वाली है टोटली। और इतनी चीज भी क्लियर हो गई कि प्रिंसली स्टेट को भी एक इंडिकेशन ये भी मिल गया कि अब सिचुएशन बड़ी गहराने वाली है। और ब्रिटिश जाते जाते कोई गद्दारी नहीं कर रहे थे, उन्हें बड़ा क्लियरली एक शब्द बोल दिया। उस समय के लॉर्ड हुआ करते थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। उन्हें एक चीज और स्पष्ट बोल दिया कि नाइदर आप इंडिया ज्वाइन करना चाहते इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, और या तो आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, एक रियासत की तरह, एक देश की तरह। मगर हम किसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? हम कंटेक्स्ट में देख रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और कैसा इंटरलिंक बन रहा है वो आप देखने की कोशिश कीजिए। ये समय है
कुछ जून 1947, और उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन, वो खुद राजा महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह के बेटे हरि सिंह, उनको एक प्रकार से कह रहे हैं कि आप नाइदर इंडिया ज्वाइन कर लीजिए, नाइदर आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। मगर महाराजा तो महाराजा, ऐसा हिस्ट्री बोलती है, महाराजा का एक अलग कल्चर था, और महाराजा की जो दुनिया है दो ही जगह से मिटी हुई थी, या तो बॉम्बे के रेस कोर्स में, या तो जम्मू कश्मीर के जंगलों में शिकार करते हुए। और ऐसा खुद महाराजा के बारे में बोला यह जाता है कि उनका आधातर वक्त या तो बॉम्बे के रेस कोर्स या तो जंगलों में, और एक अलग ही कल्चर को बिलीव करते थे। प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई भेद नहीं करते थे, पूरा रियासत ही उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ऐसा उनका कहना था। और आपको इतनी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। फाइनली देखने को आया कि 22 जून 1947 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन महाराजा से मिलने जाते हैं, और आप इमेजिन नहीं करेंगे, महाराजा हरि सिंह ने एक लेटर दिया, लॉर्ड लुई माउंटबेटन मिलने के लिए गए पर्सनली, और महाराजा हरि सिंह ने एक लेटर दे दिया। लेटर में लिखा हुआ था, बहाना कर दिया कि मुझे पेट में दर्द है। उनका पेट का दर्द पूरा भारत सरकार का, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, उस समय का इंटरिम गवर्नमेंट का पेट में दर्द कर दिया। अब देखिए फाइनली वो डेट, सिचुएशन फाइनली आ गया 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। और सिचुएशन में, डायलेमा में, दुविधा में लटका हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है। और अगर आप गहराई से देखने की कोशिश करें, सबसे बड़ी संकट यह है जम्मू और कश्मीर के सामने, महाराजा हरि सिंह के सामने। अगर आप महाराजा हरि सिंह के जगह पे रख के अपने आप को देखने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो इंडिया ज्वाइन करता है, या तो जम्मू और कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखता है, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करता है। तो तीनों कंडीशन में हम देख देख के रख लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी महाराजा के सामने कि यहां पे महाराजा जो थे वो हिंदू थे, और इनकी जो प्रजा है 77% जो पॉपुलेशन है वो पूरा कैसी है, मुस्लिम है। अब राजा भी अपने आप में डायलेमा है। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो यहां पे जो रूलर है वो है मुस्लिम, और ये जो स्टेट है वो पूरा कैसा है, इस्लामिक, क्योंकि यहां पे भी पॉपुलेशन मुस्लिम है। और अगर वो इंडिया ज्वाइन करता है तो इंडिया के साथ में भी सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे रूलर जो है हिंदू है, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी हिंदू है, तो यहाँ पे जो स्टेट कहलाएगा वो कहलाएगा हिंदू स्टेट। अब आप सोचिए, राजा भी अपने आप में पहली बार प्रेशर में। सोचने की कोशिश कीजिए आप कि अगर राजा इंडिया ज्वाइन कर ले एकदम से, दौड़ते दौड़ते जाए, एक्सेस साइन कर ले, बोले कि भाई मैं अब मर्ज हो जाऊंगा, तो इसकी प्रजा वो बगावत कर देगी, बल्कि भाई क्या कर रहे हो तुम। और अगर प्रजा की सोचता है तो राजा की सल्तनत ही नहीं बचेगी। अगर वो किसी भी तरीके से सोचता है कि पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, तो यहां पे रूलर भी हिंदू है, प्रजा भी हिंदू है, बगावत होने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब राजा की सिचुएशन, जो हरि सिंह की सिचुएशन है, महाराजा हरि सिंह की सिचुएशन है, एक प्रकार से कैसा था, वो अपने आप में डायलेमा में उलझ जाऊंगा। तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया तीनों, एक बार जल्दी से लिख कर लेते हैं। इंडिया के अगर साथ ज्वाइन करता है तो यहां पे सिचुएशन कैसी, हिंदू रूलर है, स्टेट भी हिंदू है। पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करता है, मुस्लिम रूलर है, स्टेट कहलाएगा इस्लामिक।
राजा के समय इस बात का है कि इसका 70% पॉपुलेशन कैसा है, पूरा पूरा कंप्लीटली वो मुस्लिम है, और अगर यहां पे ज्वाइन करेगा तो इसकी प्रजा नहीं बचेगी, इसकी राजशाही नहीं बचेगी, और अगर इंडिया के स्वाइन ज्वाइन करता है तो इसकी प्रजा बगावत कर देगी। राजा भी किस सिचुएशन में एक डायलेमा है। फाइनली देखने को आया कि राजा ने 15 अगस्त को साइन कर दिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइन में हो रहा है और वो दोनों के पास में नोटिफाई हो गया, इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया के पास में भी, पाकिस्तान के भी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स ये बोलता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, आई रिपीट, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीमेंट एक्सटेंड विद द ब्रिटिश क्राउन इंक्लूडिंग डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन। इसको सरल तरीके से ऐसा समझे कि जो एग्रीमेंट था ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो साइन किया था वो एक्सटेंड हो रहा है, और कब तक का एक्सटेंड हो रहा है, जब तक का नया एग्रीमेंट साइन नहीं कर ले। इसका मतलब क्लियरली ये है कि या तो ये यहां ज्वाइन कर ले या तो यहां ज्वाइन कर ले। टाइम मिल गया राजा को सोचने की। अब देखिए स्टोरी ऐसी ये है कि हमें तो सेंटर पे क्या रखना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि हमारा ये मेन टॉपिक है। और मैंने आपको अभी ये बोला, 3 चीजें अगर आपने जान लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बीच में आपने इंटरलिंक बना लिया, तो आपका आईआर वाला इंटरनेशनल वाला पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन, अरे आप अपने आप लिंक बन जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज में मान के चलो कि आप क्लियर हो गए। क्लियर हो गई तो नीचे कमेंट कीजिए बॉक्स में। ठीक है, 15 अगस्त आते आते महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर दिया। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो चुका है और एक स्टेटस को मेंटेन हो रहा है। ये समझ लीजिए, हम एक रफ मैप बना लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जब राजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया तो पाकिस्तान के उस समय के जो गवर्नर, जो फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, इनके पेट में हो गया दर्द। इनने तुरंत क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को डिसमिस कर दिया। क्यों पेट में दर्द हो गया सॉरी पेट में इसलिए दर्द हो गया कि ये अपना ज्योग्राफिकल एरिया को बढ़ाना चाहते थे और इनको एक बहुत हॉटस्पॉट मिल रहा है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन में, और आपको क्लियर होगा इसके बस जस्ट 5 मिनट से वही चालू होने वाला है। इतनी चीज आप क्लियर हो गए कि जो इंडस सिस्टम है वो पूरा पूरा जम्मू कश्मीर से होकर रूट होके जाता है, और अगर पूरी तरीके से इंडिया का वहां पे कब्जा हो जाए तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। पानी हो सकता है बंद हो जाए पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का तो हमारे ऊपर 20% डिपेंडेंसी है पानी के। तो देखिए 22 अक्टूबर 1947 को बड़ी चालाकी से जिन्ना ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर कर दिया अटैक। अटैक कैसे किया, एक ट्राइब थी जिसे बोलते हैं पश्तून ट्राइब। ये पश्तून ट्राइब बेसिकली क्या किए कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन करते हुए एंटर किए कहां पे, जम्मू और कश्मीर में। जो आज का जो सबसे ज्यादा चर्चा वाला एरिया है जिसे बोलते हैं मुजफ्फराबाद, वहां से एंटर कर गया। कौन से ट्राइब, पश्तून ट्राइब। और ये पश्तून ट्राइब इतनी खतरनाक थी, हिस्ट्री में एक ऐसा जेनोसाइड हुआ कि हिस्ट्री पूरी जानती है, एक जबरदस्त जेनोसाइड था। इनने नारा दिया जिहाद जिहाद। जिन्ना जानता था
कि ऑलरेडी 77% पॉपुलेशन जो है वहां पे मुस्लिम है। वहां की जो राजा की आर्मी है उनको लोगों को बड़ी जल्दी अपने साथ में ले लिया, एक बगावत कर दिया, एक कॉन्स्पिरेसी कर दी। और सिचुएशन देखिए आप कि जो पश्तून ट्राइब है ये जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लोगों को तो साथ में ले ही लेते हैं। स्लोगन मैंने आपको अभी बताया, जिहाद जिहाद का स्लोगन दे दिया जाता है और इतनी बर्बरता करते हैं कि ये जैसे एंटर किया तो कब्जा कर लिया कहां पे, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान। ये एरिया को ऑक्युपाइड ने 2 दिन के अंदर कर लिया। भारत सरकार इसलिए कुछ नहीं कर सकती, बीच में अड़ंगा डाले लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल माउंटबेटन बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, हम इनको तभी मदद कर सकते हैं जब तक का राजा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन ना कर दे। लुई माउंटबेटन का लॉजिक ये था कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम इसके इंटरनल अफेयरेंस पे, एक्सटर्नल अफेयरेंस पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या किया, एक्सटेंड कर लिया किससे, ब्रिटिश क्राउन से। परमिशन लेनी पड़ेगी हमें ब्रिटिश क्राउन से, और हमारे पास में उतना टाइम ही नहीं था। जब तक का राजा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करता, यहाँ पे पख्तून ट्राइब बर्बरता मचा चुकी थी। इतनी जबरदस्त तरीके से लूटपाट मची, ये पश्तून ट्राइब पहुंच गई कहां तक का, उरी तक का। उरी तक पहुंचे, उरी से लेके श्रीनगर तक का जो डिस्टेंस है वो है कुछ 90 किलोमीटर, और इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता यहां पे एंटर करने के लिए। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, एरिया है जिसे बोलते हैं बारामूला। बारामूला में जैसे ये एंटर करते हैं पागलों की तरह, हिस्ट्री में एक सबसे ब्लैक स्पॉट कहलाता है ये। 2 दिन तक का महिलाओं के साथ में दुष्कर्म, रेप किया जाता है, पूरे जहां जो दिखता है उसको जला दिया जाता है। इस प्रकार से लूटपाट करते हैं कि कुछ पूछो नहीं। अब महाराजा जो है हरि सिंह टेंशन में आ गए, और टेंशन होना भी लाजमी है। 25 अक्टूबर को 1947 को भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है, रियासती मंत्रालय। रियासती मंत्रालय की जो सेक्रेटरी है उनका नाम है वीपी मेनन। मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इंडिया की बिस्मार्क है, और सेक्रेटरी हुआ करते थे वीपी मेनन। वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल का एक अलग ही भूमि है देश को इंटीग्रेट करने के लिए, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारत सरकार ने भेजा किसको, भारत सरकार ने भेजा वीपी मेनन को, और महाराजा को कहने लगे कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो। और महाराजा तो महाराजा अड़े रहे, बोलते कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करूंगा। महाराजा को जब खबर लगती कि श्रीनगर तक, बारामूला तक पहुंच चुके हैं, बारामूला की जो घटना एक दिल में दर्द दे जाती है, श्रीनगर तक बहुत जल्दी पहुंचते, तो महाराजा को बोला गया कि आप जल्दी से जम्मू के लिए रवाना हो जाइए, क्योंकि अगर महाराजा पख्तून ट्राइब में के हाथ लग जाते तो इतनी चीज निश्चिंत हो गई कि पूरी का पूरा जम्मू कश्मीर भी चला जाता। जम्मू कश्मीर चले जाता तो बड़ी दिक्कत होती, महाराजा को लेके चले गए। फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को आते आते वीपी मेनन पहुंचते हैं महाराजा हरि सिंह के पास में, और महाराजा हरि सिंह को पूरा एजेंडा बताते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का जो मैसेज है वो देते हैं कि बोले कि आपको पहला इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, तब ही भारत क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और फाइनली
फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा का नाम इंदर महेंद्र राजाधिराज सिंह जम्मू कश्मीर तिब्बत नरेश, वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन कर रहा हूं और मर्ज हो रहा हूं, एंटर हो रहा हूं इंडियन यूनियन में। महाराजा ने साइन कर दिया और महाराजा ने इतनी चीज भी क्लियर कर दी कि अगर कल सुबह तक का अपने कैप्टन को बुलाया और अपनी पर्सनल गन दी और उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया कि कल तक का भारत की सेना मदद करने नहीं आती है, मेरे को रात को नींद में ही गोली मार देना। महाराजा फाइनली देखने को आता है कि 27 अक्टूबर 1947 आते आते आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ इंडियन आर्मी, और गजब की बात यह है कि दोनों के जो जनरल है वो है ब्रिटिशर जो लीड करने वाले हैं। दोनों ने डिक्लेयर कर दिया हम आमने सामने की लड़ाई नहीं करेंगे। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है, लड़ाई हो जाती है। किस प्रकार की जवाबी लड़ाई? 1 नवंबर 1947 एक तरफ माउंटबेटन, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और माउंटबेटन के बीच में बातचीत चालू हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी चीज कंफर्म कर ली कि मेरी पहल थी लड़ाई की। कुछ आउटकम निकलते निकलते ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू ने 1947 को ऑल इंडिया रेडियो में एक बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया। ये डिक्लेरेशन बोल सकते हैं कि अपने आप में ही थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है। मैं नेहरू जी के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत शानदार व्यक्तित्व था, बट उन्हें एक बड़ा डिक्लेरेशन ये किया कि जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे को मैं कहां लेके जा रहा हूं, यूनाइटेड नेशन। और यहां से ही सिचुएशन जो है खराब होना चालू हो गई। देखिए थोड़ा जल्दी से समझिए, यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जम्मू कश्मीर को ले जाना यूनाइटेड नेशन में एक अपने आप में ही चालबाजी में फंस गए चाचा नेहरू, क्योंकि यूएन उसको सुलझाने नहीं वाले थे, उसको बड़े डिप्लोमेटिकल तरीके से उलझाने वाले थे। यूएन ने डिसाइड कर दिया कि जम्मू कश्मीर पे प्लेमेसाइड करा दो। प्लेमेसाइड हुआ वो तो अलग बात है, होगा नहीं हुआ वो अलग बात है। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि 1 जैन, क्योंकि हमें ओरिएंटेड किसके ऊपर देखना है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर। 1 जैन 1949 को यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वॉर। दोनों तरफ लड़ रहे थे, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वॉर। और सिचुएशन कैसी है कि स्टेटस को मेंटेन होगा, जो जहां है वहीं रहेगा, जो जिस एरिया कब्जा किया है वही रहेगा। ये सीज फायर वायलेशन, सीज फायर जैसे डिक्लेयर कर दिया यूएन ने, चाचा नेहरू भी अपने आप में सदमे में आ गए। क्योंकि देखिए सिचुएशन इस प्रकार की हो गई कि अगर हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें, ये है मुजफ्फराबाद जो कि पार्ट है आपका आज का पीओके का, गिलगित बलूचिस्तान, इसी एरिया में ही डिक्लेयर हो गया आपका क्या, सीज फायर, जो आज का कहलाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब वहीं से एक बाउंड्री डिमांड हो गई। यहां पे पाकिस्तान का इस पूरे एरिया में समझ लीजिए कब्जा जैसा हो गया।
क्योंकि चीजें तो अभी तक क्लियर नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के साथ में सिचुएशन तो ये अभी अगस्त को क्लियर हुई, तो इधर पे ये डिमांड हो गया और ये पूरा एरिया कब्जा कर चुका था किसने? पख्तून ट्राइब ने। कब? 22 अगस्त से। अभी मैंने आपको क्लियर किया। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं इसके सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है इतने पूरे लेक्चर में कि जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला एरिया है वो कब्जा किया हुआ है। लिटरली अगर हम देखें पाकिस्तान का नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन कर रहा था कौन? महाराजा हरि सिंह। मैंने आपको बताया इंद्र महेंद्र राजाधिराज, वो पूरा जम्मू कश्मीर को साइन किया। 2 दिन के अंदर आर्मी एंटर हुई किसकी? पाकिस्तान की, और उसने कब्जा कर लिया। यहाँ पे सीज फायर हो गया। सीज फायर मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वॉर यूएन ने डिक्लेयर किया है, उसकी एक अलग ही रिलेवेंसी है। स्टेटस को मेंटेन हो गया, जो जहां है वहीं रहेगा। इतना पूरे एरिया को कब्जा कर लिया किसने? आपका पाकिस्तान ने, जो कि आज कहलाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर आजाद कश्मीर। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस पता चल गई, तो हम जल्दी से एंटर करते हैं फटाक से कौन से वाले भाग में? ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। हम जल्दी से देख लेते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। इसका जो ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। मैंने प्री प्रिपेयर्ड मैप ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो हम जल्दी मैं आपको डॉटेड लाइन बताते जाऊंगा और उसमें हम समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर 3 डायमेंशन मोटे मोटे आते हैं। एक तो आपका रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन है जिसे हम बोलते हैं जियो स्ट्रैटेजिकल। जो भी मैं लेक्चर वैसे बनाता हूँ, दोनों को ध्यान में रख के बनाता हूँ। हमारे पास में एमपीपीएससी के भी स्टूडेंट हैं और यूपीएससी के भी स्टूडेंट हैं, तो जो कंटेंट्स में हमारे हैं लेक्चर जो भी हमारे डेवलप हैं वो दोनों को ही ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है। तो और दोनों कवर होते चलता है। चलिए, तो मैं जल्दी से एक मैपिंग समझा देता हूँ। देखिए, ये एक आपके सामने मैप जो दिख रहा है, ओवरऑल अगर आप पूरा देखें तो आपको ये जो हमारा भारत का हेड पार्ट, जो हमारा मुकुट है, वो दिख रहा है। अब हमें क्या क्या जानना है, मेन पॉइंट्स हमें जल्दी देखते चलते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है ये पूरा ऑक्युपाइड किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा न्यूज में, जिसे हम बोलते हैं पीओके वाला पार्ट। लाइंस में आपको बना दे रहा हूँ। ये जो एरिया है ये पूरा ऑक्युपाइड करके रखा है कि किसने? पाकिस्तान। अब देखिए मैपिंग, हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे? हमें देखना है पहला इंडस रिवर, जो हमारे इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका झेलम और तीसरा आपका चिनाब। वैसे तो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, ये 3 इंपॉर्टेंट है और रिवर्स सिस्टम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम जल्दी देखते हैं। देखिए, डॉटेड लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका कैमरा वहां पे जूम अप पे हुआ है। देखिए, जो ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है लेक मानसरोवर। ये तिब्बत प्लेटियो से ओरिजिन हुआ है, जो कि कंट्रोल किया गया है चाइना के थ्रू। इस प्रकार से ये जस्ट निकल रही है और एंटर कर रही है ये आपका लद्दाख में एंटर कर रही है ये लेह। यहाँ पे आपका लेह वाला पार्ट है, लेह से एंटर करते हुए चले गई और ये एंटर की आपका कारगिल। अब एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे है आपका लद्दाख रेंज और यहाँ पे है आपका काराकोरम रेंज ऊपर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एंटर हुआ, सीधे एंटर हुआ इंडिया में। यहाँ पे नीचे लद्दाख रेंज, ऊपर आपका काराकोरम रेंज। लेह से क्रॉस करते हुए चले गए कारगिल। ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से एंटर होते हुए ये सीधे एंटर की कहां पे? ये एंटर की गिलगित बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर में है। पाकिस्तान से एंटर हुई ये पीओके से, गिलगित बलूचिस्तान से एंटर होते हुए चले गए ये पाकिस्तान। एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका झेलम।
झेलम जो एंटर हो रहा है वो आपका श्रीनगर, वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक, बारामूला, उरी के पास में आपका एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और मुजफ्फरपुर वाले एरिया से एंटर करते हुए, सिंध प्रोविजन से एंटर करते हुए क्या आ गया, इंडस में आ गया। उसी प्रकार से आपका चिनाब भी एंटर करता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट 3 मेजर रिवर्स है, और एक्सपेक्टेड है कि देखिए इतना चीज तो आपको एक ब्लॉक समझ आया होगा कि जो आपका मुजफ्फरपुर और गिलगित बलूचिस्तान से जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स है पाकिस्तान के तरफ फ्लो हो रहा है, वो यहीं से इंडिया से ही क्रॉस करते हुए जाना है। तो हम जल्दी से हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड्स। ध्यान दीजिए और जल्दी से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा हम मेज के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका रिसोर्स। अब मैं रिसोर्स किसकी बात कर रहा हूं, स्पेशल कंटेक्स्ट टू क्या, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो अभी बहुत ही ज्यादा रिसेंटली न्यूज में। रिसोर्सेज में सबसे पहला तो रिसोर्स है वाटर रिसोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वाटर रिसोर्स के लिए, अब भी मैंने आपको बताया। एक मेजर फ्लो इंडिया के थ्रू, इंडिया के लैंड की टेरिटरी के थ्रू 3 से 6 रिवर जो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो रही है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस। तो वाटर रिसोर्स जो कि पास आउट होता है POK के थ्रू। दूसरा प्रेस्टिजियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन के साथ ही साथ में इस POK बलूचिस्तान वाले एरिया में, गिलगित बलूचिस्तान वाले में बेस्ट क्वालिटी का मार्बल भी मिलता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर 20% पानी की रिसोर्स की डिपेंडेंसी पाकिस्तान की इंडिया की तरफ से, और वो पूरा एरिया POK वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि ऑक्युपाइड किया गया था कश्मीर, ऑक्युपाइड किया था पाकिस्तान के थ्रू, वो अगर हमारे कब्जे में आ जाए, जो कि हमारा ही है, 1949 के पहले हमारा ही था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अभी मैंने आपको क्लियर किया थोड़ी देर पहले, हमारा ही था, और आपको डिप्लोमेटिकल कंटेक्स्ट भी और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये 3 रिसोर्सेज को अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ये 3 रिसोर्सेज को, ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है हमारे बहुत फर्टाइल हो जाएगा। और देखिए रिसोर्सेज की अगर बात करें तो पहले मैं पकड़ के चलता हूँ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स को जानना तो हमें जानना है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इधर पे जो मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक। इंडस वाटर ट्रीटी जो करा रहा था, ये हुआ था मोस्ट प्रोबेबली 19 सितंबर 1960। ध्यान रखिए टर्म, ये डेट 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी। अब देखिए ट्रीटी का कैसा डिफरेंशियल है, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए इस प्रकार से। एक तरफ हम रख लेते हैं पाकिस्तान को, एक तरफ रख लेते हैं हम इंडिया। पाकिस्तान की तरफ जो नदियां बहेगी और पाकिस्तान उसका पूरा पानी रखेगा, वो है आपका इंडस। दूसरा है आपका चिनाब, तीसरा है आपका झेलम। ये 3 नदियों का पानी अराउंड 80 MAF, MAF का मतलब होता है मिलियन
एकड़ फीट, इतना पूरा पूरा पानी, जिस नदियों को, जिस पार्ट को हम बोलते हैं आपका वेस्टर्न रिवर, ये पूरा पूरा पानी रखता है कौन? पाकिस्तान। इंडिया के खाते में कौन कौन सा आ रहा है? वो आपका ब्यास, रावी, सतलज। अराउंड 33 MAF, MAF का मतलब मिलियन एकड़ पर फीट, इतना पूरा पानी जो कि कहलाता है ईस्टर्न रिवर्स, ये पूरा पूरा हमारे खाते में जाता है। तो आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर डिप्लोमेटिकल चैनल से हम वाटर रिसोर्स को एक्सप्लॉइट अच्छे से करते हैं, उस पर हाइडल पावर बनाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल है। और मैंने आपको एरिया भी बताया मैपिंग के थ्रू। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं इसका जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस। फटाक से हम एंटर करते हैं जियो स्ट्रेटेजिकल। देखिए, ध्यान दीजिए, जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस में दो डायमेंशन आपके सामने आते हैं। अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा, जो मैंने एरिया डिमार्क किया था गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फरपुर वाला एरिया, ये जो मुजफ्फरपुर और गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया है, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, और एक और एक डिवीजन है लद्दाख। अब देखिए, ये जो एरिया है पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे यूज होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसको सरल तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो पाकिस्तान हर बार यहाँ से नापाक हरकतें कैसे करता है, दो तरीके से। ये जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, यहाँ पे टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कसाब। ये मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग करके ही यहाँ पे डाइवर्ट हुआ। और इस एरिया को, गिलगित बलूचिस्तान वाले एरिया को अगर आप देखने की कोशिश करें, जो अभी मैंने आपको बताया था गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, मार्बल की भी कोई कमी नहीं है, वाटर रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं है, बट उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि यहाँ की पब्लिक को ही, गरीब को ही, जनता को ही गरीब बनाया जाता है। और गरीब जब बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं टेररिज्म का रास्ता अपना ले, ये एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि पाकिस्तान की तो पॉलिसी है गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, और इसी जगह से ही, इसी वाले पार्ट से ही हमारे यहाँ पे है इन्फिल्ट्रेशन कराया जाता है, घुसपैठ कराया जाता है। यही जो पार्ट जो मैंने आपको अभी मैप में बताया। तो पहला डायमेंशन ये है कि अगर हम मुजफ्फरपुर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया को अगर हम अपने अंदर ले लें, जो कि हमारा ही है, तो एक चीज तो हमारा फायदा होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ से खत्म हो जाएगा। दूसरा डायमेंशन, आप थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें। यहाँ पे आपका गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ऊपर आप अगर देखने की कोशिश करें अफगानिस्तान, और उसके ऊपर है आपका सेंट्रल एशिया। अब देखिए, ये ग्लोबल दुनिया है। हम जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ से ट्रेड करना चालू करते हैं और किस तरफ जाते हैं? ईरान की तरफ। अगर आप अच्छे से देखें तो हमारा ट्रेड होता है ईरान, और ईरान से हम कोशिश करते हैं कहाँ पे जाएं? मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, और कहीं ना कहीं एंटर करें कहाँ पे? अफगानिस्तान के रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया। बट अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करें, अगर यही रूट अगर हमारा खुल जाता है तो हम डायरेक्टली गिलगित बलूचिस्तान के थ्रू एंटर करेंगे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के थ्रू एंटर करेंगे आपका सेंट्रल एशिया। इस पूरी स्ट्रैटेजी को ही हम बोलते हैं जियो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है।
और अगर हम ये जियो स्ट्रेटेजिकल चीज जाते हैं तो एक और एक चीज जाएंगे जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जो कि हमारे आंगन से निकलता हुआ एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, उसको भी हम ध्वस्त कर देंगे इसी के साथ। इसका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया का सिग्निफिकेंस। जैसे कि मैंने आपको अभी ज्योग्राफिकल एरिया में बताया कि एक इंडस बेसिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा रिसोर्स है आपका पीओके वाला एरिया। गिलगित बलूचिस्तान का अगर हमें सिग्निफिकेंस जानना है, मुजफ्फराबाद का हमें सिग्निफिकेंस जानना है, तो हमें जानना है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये जो पूरा टेरिटरी है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 40 लाख की पॉपुलेशन है, 10 डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फराबाद इसका कैपिटल है। ये गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया एडमिनिस्ट्रेट होता है, उसे बोलते हैं इंटर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1974। इसके अंडर में ये जो एरिया का गवर्नेंस होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, उसे बोलते हैं फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली सॉरी, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया। आई रिपीट, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया। गवर्न किसके अंडर में हो रहा है? इंटर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 के अंडर में एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है। इसको हम सरल तरीके से ऐसे समझिए, एक चीज बोलते हैं जिसे बोलते हैं डी फैक्टो पावर। आपने 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। और एक होता है डी जियो पावर। डी फैक्टो पावर, रियल पावर, जो पूरी बेस्ड है कहां पे? इस्लामाबाद में। इसको सरल तरीके से ऐसे समझिए कि पूरी पावर सेंट्रिक है किसके हाथ में? इस्लामाबाद में। किसकी? गिलगित बलूचिस्तान मुजफ्फराबाद की। ये सिर्फ नाम मात्र का एक्ट है। नाम मात्र का बोला गया क्या ये है कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, पूरा पावर सेंट्रिक है कहां पे? इस्लामाबाद में। गजब की बात यह है कि इनका खुद का एक प्राइम मिनिस्टर भी है, सिर्फ डमी। इनका प्रेसिडेंट भी है, डमी। और डी फैक्टो पावर वो हाथ में है किसके? वो आपका गिलगित बलूचिस्तान मुजफ्फराबाद के, जिसका नाम है फिरोज हैदर खान। इनका कहना है कि ये पीएम है, हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर है, ऊपर वाला जानता है क्या है। बाकी पूरा पावर कहां सेंट्रिक है इसका? इस्लामाबाद में। ये एरिया जैसे अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको पाकिस्तान कैसे यूज कर रहा है? पाकिस्तान यूज करता है टेरर को स्प्रेड करने की। पाकिस्तान की तो पॉलिसी है, यहाँ के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ वायलेशन सिखाया जाता है, यहाँ के लोगों को गरीब रखा जाता है। ऑल दो रिसोर्सेज के लिए बहुत रिच है। अब इतनी चीज हमने जान लिया तो हम जल्दी से जान लेते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 को तो एब्रोगेट कर दिया। इसी के साथ में जब अमित शाह स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनने एक और एक चीज क्लियर कर दी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंटीग्रेशन पॉलिसी के बारे में भी इंडिकेट कर दिया। और अगर आप रिसेंटली देखें, जो
IMD का, इंटरनेशनल मिपोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है वो एक्सरसाइज कर रहा है कि इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी कैन नॉट नेगोशिएट विद द इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी। अब इसको जानना है तो इस पूरी चीज को जानना है तो हमें जानना पड़ेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी के साथ में इंडिया पाकिस्तान पॉलिसी। एक डायमेंशन यहां पे आता है पाकिस्तान। तो पहले तो हम जान लेते भाई पाकिस्तान की पॉलिसी, फिर हम विस्तार में देखेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि वीडियो का थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। तो हम पहले जल्दी से जान लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम पॉलिसी देखें टुवर्ड्स द इंडिया, उसे बोलते हैं मिलिट्री डॉक्ट्राइन। और ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन बेस है, उसको बोलते हैं टर्म ब्लीड इंडिया विथ 1000 cuts, with 1000 cuts। इस पूरे स्टेटमेंट को ही देखें तो आप काफी चीजें क्लियर हो गई। पाकिस्तान का मिलिट्री ही डॉक्ट्रिन है, भारत को 100 बार कट दो, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट। और अब ये 1000 कट कैसे होगा? इस 1000 कट के लिए यूज होता है गिलगित बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद। इस गिलगित बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने क्या करके रखा? अपने टेरर कैंप को ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा है, जो कि एंटर होते हैं टेररिस्ट जम्मू कश्मीर, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। सरल तरीके से अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे बोलते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे? नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। और ये नॉन स्टेट एक्टर कुछ नहीं है, मोहम्मद कसाब जैसे लोग हैं। ये स्लीपर सेल के थ्रू यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, वहां पे एंटर होके फिर वहां पे बरगत्ता मचाते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी है। अब इनकी पॉलिसी है तो हमें भी काउंटर करना पड़ेगा, इंडिया को भी काउंटर करना पड़ेगा। और इंडिया को काउंटर करना है तो सबसे पहले हमने 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और अगर हम थोड़ा पुराना जान के देखने की कोशिश करें, 22 फेब 1993 को पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओके जो एरिया है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। और अगर हम रिसेंटली आज का 5 मई के बाद जो फोरकास्टिंग हो रहा है, इसी चीज को कंसोलिडेट किया है मोदी गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंटीग्रेटेड पॉलिसी, जो कि इंटीग्रल पार्ट है किसका? वो है हमारा इंडिया का। तो होपफुली आपको चीजें कुछ समझ आई होगी। Be safe, be happy. Thank you very much.